मेरे डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं जीएनएम थर्ड ईयर के आज के इस वीडियो में, जो कि मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी से लिया गया प्रश्न है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शॉर्ट नोट्स के आपके सामने में है कि प्रसव के समय नाभि रज्जु का बाहर निकलना अथवा रज्जु भ्रंश क्या कहलाता है, इसके कारण निदान व प्रबंध बताना है। मेरे डियर, आपसे कोर्ड प्रोलैप्स पूछ सकता है, ठीक है। कोर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, कोर्ड प्रोलैप्स का जो है कॉज, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पूछता है एग्जाम में। और आप लोग को मैं इससे पहले जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ उसमें एक कोर्ड प्रोलैप्स बहुत कॉमन बात आता था कि कोर्ड प्रोलैप्स। तो आखिर यह कोर्ड प्रोलैप्स होता क्या है, चलिए आज जान ही लेते हैं। मेरे डियर, कोर्ड प्रोलैप्स यानी जिसको हम लोग रज्जु भ्रंश कहते हैं, यह एक इमरजेंसी प्रस्तुतिक अवस्था है। मतलब यह एक अब्स्ट्रैक्ट जो है अवस्था होता है जहाँ पे एमनियोटिक झिल्ली फटने के पश्चात शिशु के प्रस्तुति भाग के आगे जो है रज्जु मौजूद होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड मौजूद होता है। इस स्थिति को रज्जु भ्रंश कहते हैं। नाभि नाल योनि में या बलवा से बाहर दिखाई पड़ता है। नाभि नाल जो होता है यह योनि में या बलवा से बाहर दिखाई पड़ता है। अब चलिए इसको फिगर के माध्यम से देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यह यूट्रस है, ठीक है। ये यूट्रस है, इसमें बच्चा पला हुआ है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं प्लेसेंटा जो है यूट्रस से लगा होता है, जो कि एक चक्री के समान होता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा ये लगा है। अब ये प्लेसेंटा से एक कॉर्ड निकलता है और यह प्लेसेंटा से एक कॉर्ड निकलकर यह बच्चे के जो है नाभि से जुड़ा हुआ होता है और इसके द्वारा ही बच्चे को सब चीज़ मिलता है, ठीक है। तो होता यह है कि कोर्ड प्रोलैप्स में जो ये नाल होता है, ये वाला जो नाभि नाल होता है, यह प्रोलैप्स कर जाता है। मीन्स जब तक बच्चा गर्भ में रहता है, बच्चा जब तक नहीं होने वाला होता है, तब तक उसके जो है चारों साइड से एमनियोटिक जो है झिल्ली घेरा हुआ रहता है, ठीक है। चारों साइड से इस यूट्रस में बच्चे को एक थैला के समान झिल्ली होता है और उसी को हम लोग एमनियोटिक झिल्ली कहते हैं। वह चारों साइड से बच्चे को घेरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है अब होने वाला होता है, तो इससे प्रसव के अवस्था में वह झिल्ली जो है फटता है। अब जैसे ही झिल्ली फटता है तो बच्चा का जो शरीर का भाग होता है वह बाहर की तरफ निकलने लगता है। मतलब यूट्रस से बाहर, यानी ये वाला पार्ट सर्विक्स होता है और ये वाला पार्ट यूट्रस होता है, समझ गए यहाँ पे। तो आपके इससे बाहर जो है बच्चा का अंग निकलना शुरू होता है जब झिल्ली फटता है। तो होता ये है कोर्ड प्रोलैप्स में कि जो झिल्ली फटता है ना, झिल्ली फटने के साथ में इस प्रसव की अवस्था में झिल्ली ही सबसे बाहर जो है निकल जाता है। सबसे पहले जो कोर्ड होता है, जो नाभि का नाल होता है, वह सबसे पहले यही नाभि नाल बाहर निकल जाता है, योनि से या यूट्रस से बाहर आ जाता है और इसी के अवस्था को प्रोलैप्स कहते हैं, ठीक है। इसी के अवस्था को हम लोग प्रोलैप्स कहते हैं। मतलब गर्भ के अवस्था में शिशु के एमनियोटिक झिल्ली को फटने के बाद प्रसव अवस्था में, प्रसव के दौरान जो है यह नाभि कॉर्ड जो है सबसे पहले बाहर निकल जाता है, जो यूट्रस से और वो योनि के बाहर हो सकता है, और इसी को हम लोग कोर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो यही यहाँ पे कहा गया है कि यह एक इमरजेंसी प्रस्तुति की अवस्था होता है जहाँ पे एमनियोटिक झिल्ली फटने के बाद शिशु के जो प्रेजेंटेशन भाग होता है, जो प्रस्तुति भाग होता है, वह आगे जो है उसके आगे में नाभि का रज्जु आ जाता है, एम्बिलिकल जो है कोड आ जाता है, जो कि नीचे देखे हैं। इस स्थिति को रज्जु भ्रंश, रज्जु अंश कहते हैं। नाभि नाल योनि में जो है भेजिना में या बलवा से बाहर दिखाई पड़ता है। तो देखिए रहे हैं, यही जो है आपका क्या होता है, यही बाहर है ना, योनि से या भलवा से बाहर आ गया है, दिखाई पड़ता है। तो इसी को कोर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। प्रोलैप्स हो जाना मतलब एक दूसरे के नज़दीक आ जाना, ठीक है ना, यही प्रोलैप्स होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, अब इसका होने का कारण क्या हो सकता है, तो इसका होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस हो सकता है, मीन्स श्रोणि का सिकुड़ाव हो सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड अधिक लंबी होना, इसका बाहर निकलने के कारण जो नाभि नाल देखे हैं वह लंबी अधिक होगा तो बाहर आ सकता है। या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी, जुड़वा गर्भावस्था, मतलब जुड़वा अगर बच्चा रहेगा गर्भ में तो यह कारण हो सकता है। या बच्चा माल प्रेजेंटेशन होगा, मतलब उसका जो प्रस्तुति होगा वह गड़बड़ स्थिति में होगा, तो उसका जो है कुप्रस्तुति इसका कारण हो सकता है। नॉर्मल में ना होकर अलग तरीके से बच्चा का प्रस्तुति होगा, ठीक है। प्री मैच्योरिटी होता है, अपरिपक्वता भी इसका कारण बनता है, ठीक है। प्री टर्म लेबर होना, मतलब समय से पहले जो है प्रसव होना, साथ में तीव्र प्रसव होना, प्री टर्म लेबर वही होता है। और पॉलीहाइड्रोमेनियाज, पॉलीहाइड्रोमेनियाज का मतलब होता है कि बहुत सारा जो है एमनियोटिक फ्लूइड का जो है भरा होना, यह जो है कारण हो सकते हैं। तो इतना सारा कारण बनते हैं कोर्ड प्रोलैप्स होने का। क्या क्या कारण हो सकते हैं,
या तो पेल्विस कंट्रैक्ट होगा, सिकुड़ाव वाला पेल्विस होगा, या फिर हो सकता है प्री टर्म लेबर हो सकता है, पॉली में हाइड्रोमेनियाज हो सकता है, मीन्स यूट्रस के अंदर बच्चे के चारों ओर का जो द्रव है वह ज़्यादा होना इसका कारण हो सकता है, अपरिपक्वता भी कारण हो सकते हैं, माल प्रेजेंटेशन भी कारण हो सकते हैं, अम्बिलिकल कर्ड का अधिक लंबा भी इसका कारण हो सकता है, और जुड़वा गर्भ अवस्था भी इसका कारण बन सकते हैं। ठीक है, निदान क्या होते हैं इसके देख लीजिए। डायग्नोसिस इसमें क्या हो सकता है, तो सबसे पहले योनि का एग्जामिनेशन किया जाएगा, भैजिना का, ठीक है, उदरीय परीक्षण, एब्डोमिनल पेट का एग्जामिनेशन किया जाएगा, फीटल मॉनिटरिंग मतलब बच्चे का जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, और लक्षणों की उपस्थिति का भी जांच किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है जांच होते हैं, कुछ खास इसमें निदान होते नहीं हैं। जटिलता में भ्रूण का मृत्यु हो सकता है, जो शिशु है उसका मृत्यु हो सकता है कोर्ड प्रोलैप्स होने से। संक्रमण का खतरा रहता है, क्योंकि जो नाभि नाल है वह सबसे पहले वही बाहर आ गया है, तो इस कंडीशन में उसमें संक्रमण होने का खतरा रहता है। साथ में भ्रूण एनोरेक्सिया हो सकता है, बच्चे का जो है भूख जो है गायब हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है मतलब ऑक्सीजन का कमी, ये जो है जटिलते हो सकते हैं किसके अंतर्गत, कोर्ड प्रोलैप्स के अंतर्गत। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका कोर्ड प्रोलैप्स का मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या क्या जो है मैनेजमेंट प्रबंध हो सकता है कोर्ड प्रोलैप्स वाले शिशु में। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, यदि शिशु जीवित है तो प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य नाभि नाल पर दबाव को कम से कम करना होना चाहिए जब तक महिला प्रसव के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, यदि पहला पॉइंट यही कहता है कि सबसे पहले हम अगर ये देखते हैं कि शिशु अगर जीवित है और नाभि नाल पहले निकल गया है गर्भाशय से बाहर या वैजिना से अगर दिख रहा है नाभि नाल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं आपको कॉमन बात बताता हूँ। कभी कभी देखते होइएगा, अगर नहीं जो लोग देखे होंगे मैं बता देता हूँ, कोई नहीं देखा होगा, लेकिन ये जब डिलीवरी होते रहता है ना, तो उससे कुछ समय पहले या फिर डिलीवरी होने के वक्त सबसे पहले जो है नाभि नाल आ जाता है, मतलब जो नाभि का नली होता है जो बच्चे और यूट्रस से जुड़ा होता है, सबसे पहले वही जो है बाहर दिखने लगता है, और इसी को हम लोग कोर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ दिखता है ना, अगर बच्चा डिलीवरी अभी नहीं हुआ है लेकिन ये नाभि नाल कोर्ड प्रोलैप्स दिख रहा है, तो सबसे पहले उस पर आवश्यक दबाव को कम करना चाहिए, दबाव से बचना चाहिए। दबाव लगेगा तो वह नाभि नाल टूट जाएगा, और जैसे ही नाभि नाल टूटेगा तो बच्चे के लिए खतरा की घंटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी कनेक्टिविटी मास से टूट जाएगा तो बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस पर दबाव कम करना चाहिए। तब तक दबाव नहीं देना चाहिए तब तक माँ यानी महिला जो है प्रसव के लिए तैयार नहीं होती है, तब तक उस पर कोई नाभि नाल पर दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, यदि भ्रूण की मृत्यु हो चुकी है तो नाभि नाल की धड़कन जो है निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है तथा भ्रूण के हृदय की ध्वनि भी सुनाई नहीं देती है। मृत शिशु का प्रसव स्वतः ही हो जाता है। यदि किसी कारणवश प्रसव नहीं होता है तो भ्रूण को क्षति करके बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए होता यह है कि जैसे ही एक कंडीशन ये बनता है कि अगर भ्रूण का मतलब शिशु का अगर मृत्यु हो चुका है इस कोर्ड प्रोलैप्स के कारण, तो सबसे पहले जैसे ही मृत्यु हो जाता है तो जो हार्ट होता है, जो धड़कन होता है वह समाप्त हो जाता है धड़कना। ठीक है, साथ में भ्रूण का हृदय का गति भी जो है ध्वनि भी सुनाई देना बंद हो जाता है, और शिशु जो है क्या होता है प्रसव जो है ऐसे शिशु जो मर चुका है उसका जो डिलीवरी होता है वह क्या होता है ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जहाँ पे किसी कारण से अगर बच्चा स्वतः नहीं होता है प्रसव, तो उस बच्चे को क्षति करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्षति मतलब डैमेज करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो यह दूसरा पॉइंट हो गया प्रबंध करके। चूँकि मरे हुए शिशु को अगर बाहर नहीं निकाला जाएगा तो उसका इफेक्ट माँ के ऊपर पड़ेगा और उसका हेल्थ बिगड़ने लगेगा। ठीक है, इसलिए अगर ऑटोमेटिक स्वतः नहीं निकला है तो उसको निकालना चाहिए। ठीक है, महिला को आराम देने के लिए नीच चेस्ट स्थिति प्रदान करनी चाहिए, मतलब घुटना और छाती के बल जो है महिला को आराम देना चाहिए, चूँकि इस पोजीशन में आराम मिलता है। यदि सर्विक्स 3/4 डिलेट हो चुकी है और कोर्ड प्रोलैप्स अधिक गंभीर ना हो तो योनि मार्ग द्वारा डिलीवरी कराई जा सकती है अथवा स्वतः डिलीवरी का इंतजार किया जा सकता है। होता यह है कभी कभी कि आपके कुछ ऐसे कंडीशन के कारण कोर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब नाभि का जो नली है वह बाहर निकल गया है, लेकिन इस कंडीशन में समय पूर गया रहता है डिलीवरी का, तो जो सर्विक्स होता है जो यूट्रस और वैजिना के बीच में दीवार का काम करता है वह भी धीरे धीरे डिलाइट हो जाता है, फैलाव हो जाता है 3/4, मतलब 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा फैल गया रहता है। तो जैसे ही अगर 3/4 फैल गया रहता है, सर्विक्स डिलेट हो चुका होता है, तो कोर्ड प्रोलैप्स बाहर निकल गया होगा। तो इस कंडीशन में
अगर कोड प्रोलैप्स में कोई गंभीर जो है प्रॉब्लम ना है तो नॉर्मल डिलीवरी का इंतज़ार करेंगे, और नॉर्मल डिलीवरी योनि मार्ग से ही होता है, तो इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, कब? जब सर्विक्स जो है 3/4 डिलेट हो चुका रहेगा, तो समझ गए ना। डिलेट मतलब क्या होता है? विस्तारण होना, ठीक है, फैलाव होना। यदि सर्विक्स पूर्ण रूप से डिलेट हो चुका हो तो एपिसियोटोमी भी की जा सकती है। अगर सर्विक्स पूर्ण रूप से अगर डिलेट हो चुका है तो उसे एपिसियोटोमी भी कर सकते हैं। ठीक है, एपिसियोटोमी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि शिशु की प्रस्तुति सेफ्लिक हो तो फॉर्सेप्स डिलीवरी व बेंटोज डिलीवरी की जानी चाहिए। अगर बच्चा का जो स्थिति है, जो पोजीशन है, जिसको हम लोग प्रस्तुति कहते हैं, वह अगर सिफलिक जो है पोजीशन में होगा, प्रेजेंटेशन अगर उसका सिफेलिक है, तो फॉर्सेप्स डिलीवरी या फिर बेंटोज डिलीवरी का जो है इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। कब? जब बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वह सिफेलिक होगा तब। ठीक है। 7वां देखिएगा, भ्रूण को हाइपोक्सिया की स्थिति से बचाने के लिए महिला को ऑक्सीजन देनी चाहिए। अब हो सकता है कोड प्रोलैप्स बाहर आने से बच्चा में हाइपोक्सिया हो जाए, ऑक्सीजन का कमी हो जाए। चूँकि ऊपर देखे हैं लक्षण में कि कारण में देखे हैं कि इसका कारण एक साइनोसिस भी हो सकता है, मीन्स देह नीलता। तो इस कंडीशन में हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी होता है, तो बच्चे को जो है महिला को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे। ठीक है। कोड प्रोलैप्स में शिशु जन्म के बाद शिशु को रक्त की कमी से बचाने के लिए ऑक्सीजन कैनुला की सहायता से ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए, वह शिशु को इनक्यूबेटर में रखनी चाहिए। अब कोड प्रोलैप्स वाले बच्चा में, मतलब जिसका अगर कोड पहले आ चुका है उसके निकलने से पहले, तो इस कंडीशन में उसको रक्त का कमी से बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कैनुला के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। वह शिशु को होने के बाद उसे इनक्यूबेटर उद्भवन पात्र में रखेंगे। और उद्भवन पात्र में क्यों रखते हैं? ताकि उसका एक नॉर्मल तापमान, समान तापमान बच्चे को मिल सके, आर्द्रता जो है मिल सके। ठीक है, तो यह जो है ये काम करेंगे। इस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे कोड प्रोलैप्स वाले शिशु में या माता में। ठीक है। कोई प्रश्न है? कहता है प्रश्न कि अस्थानिक गर्भधारण क्या है, इसके प्रकार, कारण, लक्षण, निदान व प्रबंध को बताएं। मतलब अस्थानिक का मतलब क्या होता है कि अनप्लेस, मतलब जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह पर न होकर किसी दूसरे जगह पर जो है गर्भ का धारण होता है, तो वही अस्थानिक गर्भधारण के बारे में बताना है। ठीक है, कैसे? चलिए देखिए, इंग्लिश में इसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और कहीं कहीं आपको हिंदी में जो लिखा होगा वह इक्टोपिक प्रेगनेंसी ही लिखा हो सकता है, या कहीं कहीं अस्थानिक लिखा रहेगा, तो ध्यान आपको देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। माय डियर, सीधा समझिए कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है, अस्थानिक गर्भधारण का मतलब होता है कि ऐसी असमान स्थिति, मतलब ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जहां निषेचन जो है, फर्टिलाइजेशन जो है, वह ओवम का आरोपण, मतलब जो निषेचन जो होता है और निषेचन के बाद जो अंडा, जो डिंब होता है, उसका आरोपण, इम्प्लांटेशन और विकास जो है वह यूट्रस के बाहर होता है। समझ गए? यानी गर्भाशय गुहा के बाहर होता है, तो उसको ही हम लोग अस्थानिक गर्भधारण, इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे मान गए मेल फीमेल का रिलेशन बना, उसके बाद जो अंडा होता है वह जो है मेल के इस जो है शुक्राणु का इंतज़ार करता है। तो जैसे ही शुक्राणु मिल जाता है, ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, तो जो ओवम होता है उसका जो इम्प्लांटेशन जो यूट्रस में होना चाहिए, जो विकास और जो आरोपण उसका यूट्रस में होना चाहिए, वह यूट्रस में नहीं होकर वह यूट्रस के बाहर होता है। और यूट्रस के बाहर कहा जाए तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो उसी को जो है हम लोग अस्थानिक गर्भधारण कहते हैं। ठीक है, इसे एक्स्ट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। एक्स्ट्रा यूटेरिन का मतलब क्या होता है कि गर्भाशय के बाहर का प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्स्ट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी कहते हैं। अस्थानिक गर्भधारण में जो निषेचित डिंब होता है वह सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में आरोपित होता है। मतलब यूट्रस से बाहर होता है जो आरोपण, इम्प्लांटेशन, वह नॉर्मल जो होता है वह सामान्यतः जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब कोई जगह नहीं है आरोपण का, तो लेकिन यह फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चा जो है धीरे धीरे विकास होने लगता है और वहीं पर उसका जो है शिफ्ट हो जाता है, तो यह गड़बड़ हो जाता है, यह अस्थानिक हो जाता है। जबकि होना कहाँ चाहिए? यूट्रस में। तो यूट्रस से बाहर फैलोपियन ट्यूब में सामान्यतः यह आरोपण होता है डिंब का, तो यही हमारा जो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है, अस्थानिक गर्भधारण कहलाता है। ओके,
आगे देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से फिगर में दिया गया है, यही हमारा इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जैसे मानिए इधर भी जो है हमारा क्या लगा रहता है, फैलोपियन ट्यूब है, और यह भी हमारा फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे जो है यह ओवरी है और यह ओवरी है, ठीक है, अंडाशय, जहाँ से अंडा जो है सीक्रेट हो निकलता है। अब ये जो है मान गए जैसे फर्टिलाइजेशन के क्रिया हुआ, ठीक है, और यह हमारा बीच वाला पोर्शन जो है यह हमारा यूट्रस का पोर्शन है। क्या है ये हमारा जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग यह यूट्रस है, ठीक है, गर्भाशय है। अब जो बच्चा नॉर्मल तरीका से अगर आरोपण होता और बच्चा का विकास होता तो यूट्रस में होता, यूट्रस में कहीं भी होता, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल रहता। लेकिन इक्टोपिक मतलब अस्थानिक का मतलब है कि वह यूट्रस में यहाँ नहीं होकर वह यूट्रस के बाहर फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी जो है आरोपण हो जाता है और वहीं पे विकास होने लगता है उस ओवम, उस डिम्ब का, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दर्शाया गया है कि यह फैलोपियन ट्यूब है और इस फैलोपियन ट्यूब में देख सकते हैं एक छोटा सा सर्किल बना हुआ है, यह अंडा है और यह फैलोपियन ट्यूब है, और ये जो है फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया है, मतलब आरोपण हो गया है और यहीं पर इसका विकास होने लगेगा। तो यही जो है हमारा इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है, ठीक है। इसी को जूम करके यहाँ पे देखिए बता दिया गया है, इसको जो है जूम करके यहाँ पे बता दिया गया है। ये नली जो है फैलोपियन ट्यूब है और इसी फैलोपियन ट्यूब में यह डिम्ब का विकास और डिम्ब आरोपण हो गया है, ठीक है। तो यही इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। जबकि नॉर्मल कहाँ पे होता है, तो यूट्रस में होता है, ठीक है, यूट्रस में आरोपण होता है और यूट्रस में ही सारा विकास वगैरह होता है। तो यही हमारा नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा फैलोपियन में, तो यह हमारा इक्टोपिक हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमसे इसका प्रकार भी पूछा गया है कि प्रकार के बारे में बताइए इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो चलिए टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स यहाँ पे देख लीजिए, ट्यूबल देख लीजिए, ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी का यह निम्न वाहिनियों में होने वाला गर्भधारण होती है जो वाहिनी के इन भागों में होती है, जैसे एम्पुला, इस्थमस, इनफुंडिबलम, ठीक है, इंट्रेस्टी पोर्शन। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे अधिक गर्भधारण लगभग 95% डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ पे देखिए पहला प्रकार है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्यूबल। ट्यूबल मतलब ट्यूब में, मतलब ट्यूब मतलब वाहिनी में होता है। तो इस प्रकार के जो प्रेगनेंसी होता है वह जो आरोपण जो डिम्ब का होता है वह डिम्ब वाहिनी में होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है। लगभग 95% जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मामला होता है वह फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। और जो फैलोपियन ट्यूब के निम्न वाहिनी में, नीचे वाला वाहिनी में गर्भधारण होता है तो उसे ट्यूबलकल इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, और ट्यूब से ही ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी बना है, ठीक है। लगभग ये 95% मामला में यही डिम्ब फैलोपियन में ही हो जाता है, ठीक है, जो कि असमान होता है। दूसरा है ओवेरियन इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें डिम्बाशय ओवरी में गर्भधारण होता है। डिम्ब निषेचन के पश्चात जो है ओवरी में रह जाता है और वहीं पर उसका विकास होता है। यह गर्भावस्था कब तक रहेगी यह वहाँ उपलब्ध स्थान के ऊपर निर्भर होता है। यह स्थान अधिकतर ओवेरियन लिगामेंट का होता है जो जेस्टेशन सैक को यूट्रस से जोड़ती है। आपको यह ओवेरियन कह रहा है। ओवेरियन का मतलब क्या होता है? ओवरी का मतलब अंडाशय। तो जो अंडाशय होता है जहाँ पे अंडा बनता है वहीं पे जो है क्या होता है, यह जो है निषेचन के बाद जो अंडा है उसी अंडाशय में ही रह जाता है, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं पे इसका विकास होने लगता है। तो इसीलिए इसे ओवेरियन इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब यह गर्भ अवस्था कब तक रहेगा इसका कोई जो है निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो यूट्रस का गुण है बच्चे को पालने का वह दूसरा अंगों का तो होगा नहीं, दूसरा अंग तो उतना फैलेगा नहीं। तो जितना जगह होगा उस जगह पर उतना देर तक यह गर्भावस्था रहेगा, उसके बाद जो है यह ख़त्म हो जाएगा। तो ओवेरियन इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है कि ओवरी में ही, मतलब अंडाशय में ही जो है यह गर्भधारण हो जाता है और वहीं पर जो है निषेचन जो होने के बाद जो विकास होता है वह ओवरी में ही होने लगता है। इसीलिए इसे ओवेरियन इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है कॉर्न्यूअल प्रेगनेंसी। कॉर्नल प्रेगनेंसी, कॉर्नल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि इस प्रकार में गर्भ अवस्था जो है फैलोपियन ट्यूब के गर्भाशय वाली कोन पर विकसित होती है। इसमें असमान रूप से
गर्भाशय भी वृद्धि होती है जो दूसरी तिमाही में फटकर गर्भपात के रूप में निकल जाता है। कॉर्नल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि यह जो है यूट्रस के और फैलोपियन ट्यूब के जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर पर जो है इसका होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, फिगर के माध्यम से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर ओवेरियन इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा तो यह ओवरी में जो है यहाँ पे विकास होगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉर्नल इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा तो यह यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के कॉर्नर पर होगा। कहाँ पे? यहाँ इस वाले कॉर्नर पर, ऊपर में, ठीक है। इधर होगा या इधर होगा। तो जब इधर होगा तो यह जो है असमान रूप से यूट्रस भी जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है यह तिमाही में क्या होता है, अपने आप फटकर गर्भपात के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉर्नल प्रेगनेंसी। कॉर्नल से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं यह कॉर्नर पर होने वाला गर्भ अवस्था होता है जो फैलोपियन ट्यूब के और गर्भाशय के कोण पर जो है विकसित होता है, और यह असमान रूप से गर्भाशय भी वृद्धि होती है और दूसरी तिमाही जब आता है तो वहाँ पे फटकर गर्भपात के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो यही कॉर्नल प्रेगनेंसी होता है, यानी कॉर्नर पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के और यूट्रस के कॉर्नर पर होता है, इसीलिए कॉर्नल प्रेगनेंसी कहा गया, ठीक है। चौथा है प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का मतलब है कि कभी कभी निषेचित डिम किसी अज्ञात कारणवश ट्यूब की तरफ न जाकर पेट के निचले भाग में ओमेंटम जो बावेल का पेरिटोनियल कवरिंग होता है में विकसित होने लगता है और आगे वृद्धि करता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी मतलब जो एब्डोमिनल का जो मतलब जो अमाशय का जो आपके प्राइमरी भाग है वो जो डिम्ब के नज़दीक है वह किसी कारण से, अज्ञात कारण से ट्यूब के तरफ, फैलोपियन ट्यूब के तरफ नहीं जाके वह जो है पेट के निचले भाग में यानी जो डिम्ब है, जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब, उसके ऊपर और पेट के नीचे जो है ओमेंटम जो कि बावेल का पेरिटोनियल कवरिंग होता है वहाँ पे विकसित होने लगता है और आगे वृद्धि, यानी सीधा समझिए कि पेट के निचले वाले भाग में जो है विकसित होने लगता है, जहाँ से आंत जो है आपके रहते हैं उस वाले भाग में जाके यह जो है विकसित होने लगते हैं और आगे भी वृद्धि करते रहता है। तो यह प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होता है। क्यों? क्योंकि यह एब्डोमिनल के प्राइमरी भाग में जो है वृद्धि होता है निषेचन के बाद, ठीक है। तो यही 4 प्रकार होता है, याद रखिएगा। पहला प्रकार है आपके ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा था आपका क्या चीज़, ओवेरियन इक्टोपिक प्रेगनेंसी, तीसरा था कॉर्नल प्रेगनेंसी, चौथा है प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। और सब में नाम से ही स्पष्ट है कि कौन कहाँ पे जो है निषेचन के बाद जो है विकसित होगा, तो वह नाम से ही स्पष्ट है। जैसे यहाँ पे एब्डोमिनल है तो यह पेट के निचले वाले भाग में जो है किसी कारणवश ट्यूब में ना जाकर पेट के निचले वाले भाग में चला जाता है और वहीं पर वृद्धि होने लगता है, ठीक है। तो यही हमारा एब्डोमिनल प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो गया। 4 कारण जान गए। अब इसके जो 4 प्रकार जान गए, अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का हम लोग जो है कारण को समझते हैं कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, पीआईडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जिसमें पीआईडी में अलग अलग जो है समस्या आता है, अलग अलग इन्फ्लामेशन आता है अलग अलग अंगों का। तो पीआईडी इसका कारण हो सकता है। अधिक गर्भ निरोधक दवाइयों का प्रयोग, अगर बहुत ज़्यादा कोई महिला या कोई भी अगर बहुत ज़्यादा वह गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल कर चुकी है तो उस कंडीशन में भी यह समस्या बनता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी का प्रयोग, अगर आईयूडी का प्रयोग करता है तो मान गए आईयूडी के प्रयोग करने से हो सकता है कि अगर बाई चांस अगर प्रेगनेंसी रह जाता है तो यही एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रूप में जो है आपके यूट्रस में नहीं विकास होकर यूट्रस के बाहर कहीं भी जो है विकास करने लगेगा, तो वही आईयूडी का प्रयोग भी कारण बन सकता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब की शल्य चिकित्सा, अगर आप फैलोपियन ट्यूब का अगर कोई सर्जरी हुआ है तो यह कारण बन सकता है आपके कि पेट के एरिया में या फिर ओवरी में ही जो है विकास होने लगे निषेचन के बाद, ठीक है।
उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब में कोई समस्या, कोई विकार होना भी इसका कारण बन सकता है। ठीक है, पूर्व में इक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर पहले इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो बाद में भी कारण बन सकता है कि फिर से इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। तो यह सब कारण है, और कारण में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया। पूर्व में यदि इंडक्ट एबॉर्शन की गई हो तो पूर्व में अगर कोई जो है इंडक्ट अगर एबॉर्शन मतलब गर्भपात किया गया हो तो यह कारण भी बन सकता है कि जो है उसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये सब कारण है। पीआईडी, अधिक गर्भ निरोधक दवाइयों का प्रयोग करना, आईयूडी का प्रयोग, फैलोपियन ट्यूब का सर्जरी, फैलोपियन ट्यूब में कोई डिसऑर्डर होना, यह सब जो है आपके कारण बनते हैं, समझ गए, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ओके, या फिर पूर्व में कोई इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखा है, या फिर जो है पूर्व में कोई आप जो है इंडक्ट एबॉर्शन करवाया गया हो, तो यह सब कारण बन सकता है क्या चीज़ में, इक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ठीक है। अब माय डियर इसके लक्षण देखिए कि अगर मान गए यूट्रस में अगर निषेचन के बाद, यूट्रस में अगर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर यूट्रस में विकास नहीं होता है तो फिर क्या क्या जो है प्रॉब्लम होगा। यूट्रस के बाहर अगर स्थापित हो जाता है तो देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले मासिक चक्र में तो अनियमितता होगा ही होगा, साथ में उदरीय दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन भी होगा। ठीक है, पेट के निचले भाग में एक तरफ को ऐंठन के साथ साथ बार बार दर्द आएगा। मतलब इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ही है कि समान जगह से न होकर इधर उधर कहीं पे विकास होने लगेगा। तो समझ लीजिए कि पूरे जो गर्भ अवस्था काल जो होगा वह बड़ी दुखदायक होगा। ठीक है, क्योंकि जितना कंफर्टेबल यूट्रस में बच्चा वृद्धि करेगा और महिला को कम दिक्कत होगा, उससे ज़्यादा फैलोपियन ट्यूब है या ओवरी है या एब्डोमिनल एरिया में अगर विकास होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही कहता है मासिक चक्र में अनियमितता, उदरीय पेन होगा ही होगा, साथ में पेट के निचले भाग में यानी इलियाइक रीजन में एक तरफ से ऐंठन होगा, बार बार दर्द होगा, उल्टी आना और जी मचलना, ये तो आम बात है प्रेगनेंसी का। परीक्षण करने पर गर्भाशय का स्थान थोड़ा कठोर व ग्रीवा का स्थान कुछ नरम महसूस होना। अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो यूट्रस का स्थान कठोर लगेगा, हार्ड लगेगा, जबकि सर्विक्स जो है आपको मुलायम सॉफ्ट लगेगा। रक्तस्राव के कारण शरीर पीला हो सकता है, और ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है इसमें ब्लीडिंग होने के कारण शरीर पीला भी कारण बन सकता है, और योनि मार्ग से जो है रक्तस्राव होगा बहुत ज़्यादा, पसीना, बेचैनी, थकान, यह सब जो है लक्षण जो है प्रेगनेंसी का जो लक्षण होगा वह सब तो होगा ही होगा, बट थोड़ा सा दिक्कत, समस्या, परेशानी ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, चलने फिरने में भी दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ है, गैस का, कब्ज का समस्या जो है ज़्यादा रहेगा, ये सब चीज़ें हैं लक्षण में होगा। निदान में क्या क्या होगा माय डियर, सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेट का परीक्षण किया जाएगा, रक्त का, ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी किया जाएगा, लेप्रोस्कोपी किया जाएगा, और यह सब करके जो है निदान किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई ख़ास नहीं है, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, यह सब जो है निदान डायग्नोसिस है। ओके, अब बात आती है कि हम प्रबंध कैसे करेंगे अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखा है। तो मैनेजमेंट में रोगी का नियमित आपको अवलोकन करना चाहिए, वह जैविक चिन्हों को निरंतर जांच करनी चाहिए। मरीज को आप हमेशा ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, वाइटल साइन का निरंतर जांच करते रहेंगे। रोगी को पर्याप्त आराम देनी चाहिए, अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ही आराम देना चाहिए। ठीक है, दर्द होने पर एनाल्जेसिक देना चाहिए। अगर हम लोग लक्षण में देखे हैं कि एक साथ में ऐंठन भरा दर्द होगा इलियाइक रीजन में, तो एनाल्जेसिक देंगे। बुखार होने पर एंटीपायरेटिक भी देंगे, क्योंकि दर्द होने पर बुखार आ जाता है। उसके बाद है शॉक, मतलब आघात लगने से बचने के लिए आईवी के माध्यम से बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है दिया जाना अनिवार्य है। यदि एनीमिया हो, ब्लड की कमी हो, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए, चूँकि ऊपर अभी देखें कि ब्लड कमी हो सकता है। ओके, आगे है एक तरफ की फैलोपियन ट्यूब में बार बार गर्भधारण पर जो है सल्पिंजेक्टोमी, ठीक है, सल्पिंजेक्टोमी
टॉमी जो है की जाती है। फैलोपियन ट्यूब में जो है बार बार गर्भधारण होने पर सेल्पिंजेक्टोमी की जाती है। ठीक है। रोगी को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है ऑक्सीजन कम होने पर। ठीक है। चिकित्सक निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ समय पर देनी चाहिए। नेक्स्ट है अस्थायी गर्भधारण के निदान के बाद लेप्रोटॉमी की जाती है। इस सर्जरी को सेल्पिनेक्टोमी कहते हैं। इसके द्वारा आरोपित ट्यूबल फीटस को अथवा फैलोपियन ट्यूब को भी काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के निदान में लेप्रोटोमी की जाती है। ठीक है। लेप्रोटोमी के जरिए जो है जो सेल्पेंजेक्टोमी जो होता है वो किया जाता है और इसमें जो ट्यूब में जो बच्चा का विकास होता रहता है भ्रूण का, उसको निकाल दिया जाता है या फिर संपूर्ण ट्यूब को ही काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो इसके निदान में ये किया जाता है अगर ज़्यादा परेशानी हो तो। और ये 11 है संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो यह 11 पॉइंट प्रबंध के रूप में हो गया। लेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।